नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भीषण गर्मी व लू से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में लू के साथ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त हीट वेव रहेगी। पंजाब में बठिंडा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान और हरियाणा में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बात करें पहाड़ी राज्यों की, जहां जम्मू कश्मीर में भी गर्मी अपने चरम पर है। जम्मू में अधिकतम तापमान 44 से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में लू चली है। आईएमडी के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ 13 जून की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जहां उत्तर भारत इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है, वहीं कर्नाटक के कई जगह कल रात तेज बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण हुबली के कई इलाकों में जलभराव देखा गया। वहीं भारी बारिश के कारण धारवाड़ के कई इलाकों में भी जलभराव हुआ। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पवित्र गुफा में पहली पूजा की। इसके साथ ही 3 जुलाई से होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूजा के बाद उपराज्यपाल ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अधिक संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएं और कहा कि पर्यटकों और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम के दौरे पर हैं। बुधवार को विदेश मंत्री ने जर्मन मार्शल फ्रंट ब्रुसेल्स फोरम 2025 में यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक संभव है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को यह समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद वैश्विक चिंता का विषय है और ये खतरा अंततः दुनिया के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्वीडन के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने भारत स्वीडन उच्च स्तरीय व्यापार और निवेश नीति फोरम में भाग लिया, जिसमें सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में जारी प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त पत्र मजबूत आर्थिक संबंधों और समावेशी विकास के भविष्य को बनाने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, भारत की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया दुनिया में सबसे कठिन और पारदर्शी कार्यों में से एक है। ज्ञानेश कुमार ने भारत की चुनावी अखंडता, पैमाने और विविधता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ईमानदारी के साथ चुनाव कराना हमारे राष्ट्रीय संकल्प का प्रमाण है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। 15 दिवसीय यह अभियान 29 मई को ओडिशा से शुरू हुआ था। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब तक ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई और राज्यों के साथ दिल्ली के किसानों से संवाद कर चुके हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज श्रीनगर में सरकार के 11 वर्षों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सरकार की हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाले एनसीसी कैडेट्स से बातचीत करेंगे। एनसीसी के एक दल ने पिछले माह 18 मई को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाले अभियान दल के साथ बातचीत की। बातचीत में एनसीसी कैडेट्स ने अपने अनुभव साझा किए। मंत्री संजय सेठ ने कैडेट्स के प्रयासों और टीम भावना के साथ उनकी शानदार उपलब्धि की सराहना की। एनसीसी कैडेट्स के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का ये तीसरा सफल अभियान था। बिहार महागठबंधन के दलों की बैठक आज पटना में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। इसमें समन्वय समिति और उप समितियों के सदस्य भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के मदुरै स्थित विरुधुनगर जिले के एक मंदिर में कथित तौर पर भोजन खाने के बाद संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण 85 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी फिलहाल घटना की जांच कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में पश्चिमी जिले के विभिन्न हिस्सों में हाल की घटनाओं में डूबने से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उन्हें 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सौंपी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु स्थित कावेरी निवास पर कोविड-19 नियंत्रण उपायों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोविड से उत्पन्न किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अहम कदम उठाएं। केरल के कोच्चि तट पर मालवाहक कंटेनर जहाज MV1 हाइव 503 में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। हालांकि आईसीजी द्वारा निरंतर अग्निशामक के प्रयोगों से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने कल मार्च निकाला। ये मार्च दक्षिण 24 परगना के रविंद्र नगर में हुई हिंसा को लेकर डीजीपी से मिलने के लिए कोलकाता में राज्य पुलिस मुख्यालय तक किया गया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की दुकानों और घरों को लूटा गया। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कई कारों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, बेंगलुरु में जो हादसा हुआ वो अच्छा नहीं है। जश्न के दौरान भगदड़ हुई, इसमें हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहां अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान आईएलओ महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। जवानों ने नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें एक इंसास राइफल, 12 बोर की एक राइफल, अन्य हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। दिल्ली में भाजपा के सभी विधायक, सांसद और प्रमुख पदाधिकारियों से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। सोनम रघुवंशी और अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिम ने कहा कि पूछताछ के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जांच में और भी पुख्ता सबूत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मेघालय पुलिस ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएफ के जवानों को पुराने और टूटे फूटे कोच वाली ट्रेन उपलब्ध कराए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अलीपुरद्वार कोचिंग डिपो के अधिकारी और इस रेलवे मंडल के 3 वरिष्ठ इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय आज 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के मामले में सुनवाई करेगा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आज दोपहर 2:30 बजे तक आदेश सुरक्षित रखा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम और असीम के मामले की सुनवाई आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। हिसार की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्योति मल्होत्रा पर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भेजने की है। श्री कुबेर जी बुधवार को बामणी गांव के उर्वशी मंदिर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कुबेर महाराज हर वर्ष ज्येष्ठ माह में बामणी गांव में अपने भक्तों की कुशलक्षेम जानने आते हैं। चारधाम यात्रा दिन प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित कर रही है। अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार, श्री बद्रीनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के सुचारू संचालन के संबंध में देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को देव स्नान पूर्णिमा में 108 घड़ों से स्नान कराया गया। स्नान पूर्णिमा उत्सव भगवान की वार्षिक रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल बेमिसाल। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पिछले 11 साल के विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम का जिक्र किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीते 11 वर्षों में ग्रामीण विकास व डिजिटल समावेशन की दिशा में कई क्रांतिकारी कदम, जिसमें यूपीआई से मार्च 2025 में सिर्फ एक महीने में 18 करोड़ 30 लाख से अधिक के हुए लेन देन। दूसरी तरफ आंकड़ों के मुताबिक बीते 11 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन 37.78 करोड़ से बढ़कर 52.73 करोड़ हुए। बीते 11 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन 25.15 से बढ़कर 96.96 करोड़ हुए।
2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण संपर्क को नई दिशा देते हुए सड़क विहीन 20,650 मजरे टोलों तक पक्की सड़क पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार एसी का तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की तैयारी कर रही है। ये नियम घरों और दफ्तरों में लागू होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अनुसार वाहनों, खाना पकाने और औद्योगिक उद्देश्यों में प्राकृतिक गैस का ईंधन के उपयोग के कारण भारत में प्राकृतिक गैस की खपत 2030 तक करीब 60% बढ़ेगी और 2040 तक ये दोगुनी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली 2 रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी, जिनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। देश के कुछ हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के कारण श्रमिकों की किल्लत हुई है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट परियोजनाओं के तहत निर्माण की रफ्तार धीमी हुई है। भारत में प्राइवेट इक्विटी गतिविधियों में 2025 की दूसरी छमाही में तेजी देखने को मिल सकती है। इस वजह मार्केट वैल्यूएशन का स्थिर होना और एग्जिट के अवसरों में वृद्धि होना है। भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में अपनी शाखाओं में ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पदों पर 13,455 लोगों को नियुक्त किया है। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार यहां 20 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग उतर आए हैं और 400 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने यातायात को रोक दिया। शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लूप में मार्च किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ। न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। यहां फेडरल इमिग्रेशन बिल्डिंग के पास लोअर मैनहट्टन से प्रदर्शनकारियों का ग्रुप मार्च कर रहा था। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्यूस्टन, डलास, सैन एंटोनियो और वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया, जिसमें लॉस एंजलिस के प्रदर्शनकारियों को जानवर और विदेशी दुश्मन बता दिया था। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपना स्टाफ कम करने का फैसला लिया है। ट्रंप ने इस संबंध में कहा कि यह खतरनाक जगह हो सकती है। ईरान अमेरिका में फिलहाल परमाणु समझौते पर वार्ता विफल होती दिख रही है। ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने की अनुमति अमेरिका नहीं देगा। यूरोप परिषद के महासचिव एलन बर्सेट आर्मेनिया का दौरा करेंगे। वे आर्मेनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष और न्याय मंत्री से मुलाकात करेंगे। यह दौरा यूरोप परिषद और आर्मेनिया के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए अहम है। चौथा चीन अफ्रीका आर्थिक एवं व्यापार एक्सपो आज दिन से 15 जून तक चांगशा, हुनान, चीन में आयोजित किया जाएगा। एक एक्सपो चीन और अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। पिछले सप्ताह तुर्की में हुई शांति वार्ता में हुए समझौते के तहत रूस और यूक्रेन ने गंभीर रूप से घायल युद्धबंदियों के लिए तत्काल मानवीय सहायता का आदान प्रदान किया। रूस ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध के दौरान मारे गए 1,212 यूक्रेनी सैनिकों के शव बुधवार को लौटा दिए और बदले में 27 शव प्राप्त किए। 12 जून यानी आज ही के दिन पूरी दुनिया विश्व बाल श्रम विरोध दिवस मनाती है, जिसका उद्देश्य इस गंभीर जानलेवा मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाना है। इजरायल ने गाजा पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में 60 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें 25 की मौत खाद्य सामग्री वितरण केंद्र के पास हुई। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायल के सैन्य अभियान में अब तक लगभग 55,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
इजरायल ने घोषणा की है कि वो कब्जे वाले पश्चिमी तट पर अपने सैन्य अभियान को बढ़ा रहा है। इसके लिए वो टैंक भेज रहा है और उन क्षेत्रों में सेना को तैनात कर रहा है जहां से फिलिस्तीनी भाग गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार पर गिरने का खतरा मंडराने लगा है। विपक्ष ने क्नेसेट को भंग करने का विधेयक पेश कर दिया है। सरकारी गठबंधन में शामिल अति रूढ़िवादी दलों ने भी इस विधेयक का समर्थन करने की धमकी दी है, जिससे जल्द आम चुनाव की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। बुधवार को लगातार तीसरी रात उत्तरी आयरलैंड के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें नकाबपोश युवकों ने एक मनोरंजन केंद्र में आग लगा दी। सैकड़ों नकाबपोश दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया और बलिमेना में घरों और कारों को आग लगा दी। ये शहर बेलफास्ट से 45 किलोमीटर 28 मील दूर 30,000 लोगों का शहर है। दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न कैप प्रांत में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आई भयंकर बाढ़ में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईस्टर्न कैप के प्रीमियर ऑस्कर माबुयाने ने बताया कि आंकड़ा स्थानीय पुलिस ने दिया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस भीषण त्रासदी पर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वॉशिंगटन के अमेरिकी सेना के सैन्य जिले ने एक ट्वाइलाइट टैटू परेड का आयोजन किया, जिसमें गोल्डन नाइट्स पैराशूट टीम द्वारा समरॉल फील्ड पर छलांग और एक हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन फ्लाईओवर शामिल था। रूस दिवस पर अपने संदेश में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना गहरा मित्र बताया और कहा कि उनका देश हमेशा मॉस्को के साथ खड़ा रहेगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बुधवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण वोटिंग में टस्क के पक्ष में 243 वोट पड़े, जबकि 210 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन का खेल गेंदबाजों के नाम रहा। लंदन के ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कुल 14 विकेट गिरे, जिससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स तक 4 विकेट पर 43 रन बनाए हैं। दूसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की शुरुआत से पहले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर घंटी बजाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन खेल शुरू होने से पहले ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर घंटी बजाना सौभाग्य की बात। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर एक नया रिकॉर्ड बनाया।
स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मेहमान बल्लेबाज के तौर पर लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया और अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई वॉरेन बार्टस्ले के साथ पारियों में 115 की औसत से 575 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने म्यूनिख में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप की महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 588 अंकों के साथ प्रवेश किया, लेकिन फाइनल में 6ठे स्थान पर रही। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप के फाइनल राउंड में मनु को केवल 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कोरिया की यांग जिन ने पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में ये मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। भारत फिलहाल 11 मैचों से 15 अंक हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर। इससे पहले कल एक करीबी मुकाबले में भारत अर्जेंटीना से 3-4 से हार गया। भारतीय महिला निशानेबाज इलावनेल वलारिवान ने आईएसएसएफ विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। अनुभवी भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने बेल्जियम के सैंडर गिल के साथ मिलकर एटीपी 250 बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एटीपी बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल में एन श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी को हार का सामना करना पड़ा। नेशनल एरिना में खेले गए 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के ग्रुप एच मुकाबले में रोमानिया से साइप्रस को 2-0 से हारकर अहम जीत दर्ज की। भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इंसब्रुक में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।